नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीडी न्यूज पर। लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच। और न्यूज पंच के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात, विस्तार से चर्चा। सबसे पहले करेंगे उन प्रमुख खबरों का रुख। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर है, सायरन बजते ही हो जाए अलर्ट। जी हां, कल ये सायरन बजेंगे, कल मॉक ड्रिल होगी। और इस मॉक ड्रिल में सीधे तौर पर अगर अचानक से युद्ध छिड़ता है तो उसके लिए हम सभी को कैसे रहना है तैयार, इसकी दी जाएगी ट्रेनिंग कल। तो ऐसे में सायरन बजते ही अलर्ट हो जाने के निर्देश गृह मंत्रालय की तरफ से दिए गए हैं। बताएंगे विस्तार से आपको इस मॉक ड्रिल के बारे में और ब्लैकआउट रिहर्सल के बारे में। लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी। जी हां, जहां गाजा का होगा विनाश, इजराइल की तरफ से ये चेतावनी बीते कल दी गई थी और उसके बाद में इजराइल ने एक बार फिर हमला बोल दिया है हूथियों पर और पूरी कोशिश है गाजा पर कंट्रोल करने की, कब्जा करने की। बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली और प्रमुख खबर के साथ। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव इस वक्त चरम पर पहुंच गया है। पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि भारत कभी भी उसके ऊपर हमला कर सकता है और इसे लेकर पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। हालांकि पाकिस्तान परमाणु हमले की गीदड़ भभकी भी कई बार दे चुका है। हालातों को देखते हुए भारत भी युद्ध होने की स्थिति में हर तरह की तैयारियां की जा रही हैं। बीते कल गृह मंत्रालय ने 7 मई को देश भर के 244 जिलों में एक साथ मॉक ड्रिल करने का ऐलान किया है। और इस दौरान छात्रों और साथ ही सिविल डिफेंस से जुड़े हुए लोगों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे अगर युद्ध जैसी किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट क्या है और इसके दौरान क्या क्या होगा आने वाले कल और कौन कौन इसमें शामिल होंगे, ये सब आपको बताएंगे, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ है आदेश। तो 7 मई को मॉक ड्रिल का ये आदेश इस वक्त दिया गया है। पाकिस्तान से तनाव के बीच में केंद्र की तरफ से ये बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल करने का ये निर्देश इस वक्त दिया गया है और कल ये मॉक ड्रिल की जाएगी। 7 मई को हमले के दौरान युद्ध में खुद को कैसे बचाया जाए, इसकी ट्रेनिंग सभी को दी जाएगी। खुद को भी बचाना है और जो बाकी आम लोग हैं उनको भी बचाना है और इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि देश में पिछली बार 1971 में इस तरीके की मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी और तब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, वो हम सभी को याद है। और इसमें मॉक ड्रिल से पहले गृह मंत्रालय ने आज अहम बैठक भी बुलाई है। अब से कुछ ही देर में ये अहम बैठक होगी और अहम बैठक में देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन फिलहाल ये निर्देश इस वक्त दे दिए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि मॉक ड्रिल के दौरान आखिर क्या क्या होगा, एक नजर उस पर भी डालते हैं। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाएंगी 244 जिलों में और इसके साथ ही विद्यार्थियों को नागरिक सुरक्षा उपायों का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो किसी भी आपात स्थिति से खुद को बचा सके, सेव कर सके। क्रैश ब्लैकआउट का अभ्यास किया जाएगा, जिससे कि अगर हमला होता है तो उस हमले के दौरान जो दृश्यता है उसको कम किया जा सके, इसलिए ये किया जाएगा। साथ ही महत्वपूर्ण संयंत्र और प्रतिष्ठानों को जल्दी छिपाने का भी प्रावधान इसमें है। इसके अलावा अगर आप किसी जगह पर ऐसे फंस जाते हैं तो वहां से निकासी योजना का पूर्वाभ्यास, ताकि आपात स्थिति में आप सुरक्षित निकल सके, अपने साथ के लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल सके। भारतीय वायुसेना के साथ हॉटलाइन रेडियो संचार लिंक का भी संचालन आज किया जाएगा कि अगर भारतीय वायुसेना किसी भी प्रकार का मैसेज आम जनता को देती है तो उस मैसेज का किस तरीके से देना है, क्या उसका अर्थ है। इसके साथ ही छाया नियंत्रण कक्षों की कार्य क्षमता का भी परीक्षण होना है कल। बंकर और साथ ही जो खाइयां हैं उनकी भी सफाई इस वक्त की जा रही है, जिससे कि सेना जो है वहां पे रुक सके। नागरिक सुरक्षा योजनाओं को अपडेट करना और उनका पूर्वाभ्यास इस वक्त आने वाले कल 7 तारीख को किया जाएगा। इसके साथ ही ब्लैकआउट रिहर्सल आखिर क्या है, एक नजर उस पर भी डालते हैं। दरअसल इस दौरान जो है पूरे शहर की लाइटों को बंद कर दिया जाता है। कहीं से भी जरा सी भी लाइट आपको इस दौरान नजर नहीं आती है। सड़कों पर जो वाहन है उनकी भी लाइटें बंद कर दी जाती हैं। वो वाहन जहां हैं जस के तस वहीं बने रहेंगे, सभी लाइटें बंद कर दी जाती हैं। इसके अलावा घरों के बाहर जरा सी भी लाइट नजर ना आए, इस बात पर सीधे तौर पर फोकस रहता है ब्लैकआउट रिहर्सल के दौरान, जिससे कहीं ना कहीं आबादी वाले क्षेत्र का पता ना लग पाए दुश्मन को जो हमला करने आ रहा है। इसलिए ये ब्लैकआउट रिहर्सल है। आबादी वाले क्षेत्रों को दुश्मन के हवाई हमले से बचाना इस रिहर्सल का मकसद है। तो ये तमाम वो मकसद जिसके लिए
कल मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट रिहर्सल कल किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही मॉक ड्रिल में आखिर कौन कौन शामिल होंगे, एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। इस मॉक ड्रिल में आम जनता के अलावा सिविल डिफेंस के लोग, साथ ही वॉलंटियर्स जो इसमें शामिल होंगे, इसके अलावा होमगार्ड्स है, रिजर्व फोर्स है, एनसीसी कैडेट, एनएसएस के कैडेट, एनवाईकेएस के कैडेट, ये सभी लोग इस रिहर्सल में शामिल होंगे कि आम जनता को अगर ऐसे युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो आम जनता को किस तरह से बचाया जा सकता है, उनको किस तरीके से मदद करनी है और सुरक्षित स्थान पर उनको ले जाया जाना। तो ये तमाम चीजें इसमें शामिल है। तो मॉक ड्रिल में कौन कौन शामिल होगा ये हमने आपको बताया, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो ब्लैकआउट क्या होता है ये हम आपको बता चुके हैं। और बॉर्डर के पास हाल ही में ब्लैकआउट रिहर्सल भी हुआ था। पंजाब के फिरोजपुर में कंप्लीट ब्लैकआउट रिहर्सल रविवार को किया गया है और रविवार को आधे घंटे के लिए ये पूरा रिहर्सल चला है। आधे घंटे के लिए पूर्ण ब्लैकआउट था, यानी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, एक भी लाइट वहां पर नजर नहीं आ रही थी। 9 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक यानी 30 मिनट के लिए सभी लाइटों को बंद करने के निर्देश उस दौरान दिए गए थे और इसके साथ ही इन्वर्टर या फिर जनरेटर बंद करने के भी निर्देश दिए गए थे कि कहीं से जरा सी भी लाइट नजर ना आए। और इस अभ्यास से पहले लाउड स्पीकर से ऐलान भी अधिकारियों की तरफ से किया गया था और अधिकारियों की तरफ से इसकी जानकारी दी गई थी। तो ये तमाम वो कदम है जो इस वक्त उठाए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक इस वक्त भारत की लगातार जारी है। सबसे पहले सिंधु समझौते को खत्म किया गया और उसके साथ ही भारत ने चिनाब नदी का जो बहाव है वो अब रोक दिया है। अब एक भी बूंद पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। 2 डैम के गेट बंद किए गए हैं। पाकिस्तान की जो जीवन रेखा है उसे चिनाब नदी को माना जाता है कि चिनाब नदी में जो पानी बहता है उससे क्योंकि कई सारी चीजों की आपूर्ति की जाती है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, जनसंख्या इस चिनाब नदी पर ही निर्भर है। पंजाब प्रांत की अगर हम बात करें तो पंजाब प्रांत में खेती के लिए चिनाब का पानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और खेती है और साथ ही पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है, जनसंख्या है, पीने के पानी और तमाम चीजें इसी नदी की वजह से उपलब्ध हो पाती है। इसके साथ ही खेती की अगर हम बात करें तो खेती में भी चिनाब का जो है वो महत्वपूर्ण पानी काफी ज्यादा माना जाता है। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी नीरज सिंह और साथ ही विशाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विशाल आपके पास में आना चाहेंगे, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि कल 7 मई को ब्लैकआउट और साथ ही मॉक ड्रिल के निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा कृतिका आपने। और अभी कुछ ही देर में गृह सचिव माफ़ कीजिएगा एक हाई लेवल मीटिंग ले रहे हैं जिसमें सभी स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी होंगे और नेशनल जो हमारे सिविल डिफेंस है उसके हेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी जिसमें एक प्लान चेकआउट किया जाएगा। और चूंकि कश्मीर जो सेंटर ऑफ फोकस है ये यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लोगों को किस तरह से आप ट्रेन करें, क्योंकि 71 के अंदर जब लड़ाई हुई थी इंडिया ने पाकिस्तान को ज़बरदस्त मात दी थी और तब भी ऐसे ब्लैकआउट्स होते थे और एक सायरन बजाया जाता था। आपने बताया कि फिरोजपुर कैंट के अंदर कल एक मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। मॉक ड्रिल जो हुई है ना सिर्फ कैंट में बल्कि आसपास के गाँव के अंदर भी पूरी तरह से ब्लैकआउट किया गया। तो लोगों को इसकी आदत होनी चाहिए कि उनको किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से बचना है और किस तरह से उनको घबराना नहीं है। ये तमाम चीजें बता रहे हैं कि भारत पूरी तरह से तैयारी कर चुका है अब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। ठीक है, आपके पास में विशाल वापस आएंगे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी नीरज सिंह भी इस वक्त लगातार बने हुए हैं। नीरज, सीधे तौर पर देखिए तो भारत की तरफ से कई सारे महत्वपूर्ण कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए हैं, जिसमें सिंधु जल समझौता भी है, साथ ही पाकिस्तान के नागरिकों को वहां पर वापस भेजना और पाकिस्तान से जितने भी व्यापार हो रहे हैं उन सभी को बंद करना, इस तरीके के कई महत्वपूर्ण कदम। लेकिन इसका असर अब जमीनी स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। अगर हाल ही की तस्वीरों की हम बात करें तो डैम की तस्वीरें सामने आई हैं और चिनाब नदी जो है उसमें वाटर लेवल जो है वो बिल्कुल ही जीरो होता हुआ नजर आ रहा है, जिससे और कई जो लोग वहां पर रहते हैं उनका ये भी कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार चिनाब नदी का जलस्तर इतना कम देखा है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि आप देखें कि वो विजुअल भी आए थे कि लोग जो चिनाब नदी है उसमें चल के भी देख रहे थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि इससे पहले इतना कम वाटर लेवल देखने को नहीं मिला। भारत अपनी तरफ से तमाम वो प्रयास कर रहा है कि पाकिस्तान को किस तरीके से बेनकाब किया जाए। आतंकवाद के खिलाफ जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार पूरी दुनिया में एक गलत संदेश देता है, उस संदेश को किस तरीके से
भारत सबके सामने रख सकता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ाता है, और ये सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई सारे मुल्क इस आतंकवाद से पीड़ित हैं। आप देखें, चाहे आर्थिक रूप से पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की बात हो, जल प्रहार करने की बात हो, और सेना की तरफ से भी जो तमाम प्रयास हैं, LOC पे आप देखें कि लगातार पाकिस्तान सीज फायर कर रहा है, उसका जो जवाब है वो सेना लगातार दे रही है। आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान लगातार प्रयास करता रहता है, उसके लिए भी सेना लगातार उसको मुंहतोड़ जवाब दे रही है। आप देखें कि अभी थोड़ी देर बाद ही जो गृह सचिव हैं वो बैठक शुरू करेंगे, और देश के तमाम राज्यों के प्रमुख सचिव उस बैठक में जुड़ेंगे और दिशा निर्देश दिए जाएंगे किस तरीके से कल पूरी तैयारी करनी है मॉक ड्रिल की। चाहे अगर हवाई हमला होता है तो सायरन बजाकर किस तरीके से लोगों को अलर्ट करना है, और उस समय जो लोग हैं वो क्या क्या करें। इसके साथ साथ ही आप देखें NCC और सिविल डिफेंस के जो लोग हैं, उन लोगों से ये कहा गया है कि वो उस मॉक ड्रिल का जो हिस्सा है वो ज़रूर बने। ब्लैकआउट की स्थिति में आपने बिल्कुल सही कहा कि जो लोग हैं उनको ये पता लगना चाहिए कि अगर कोई हवाई हमला हो रहा है और नीचे अगर लाइट जल रही है तो उसका जो दुष्परिणाम है वो लोगों को उठाना पड़ सकता है। यही कारण है कि इस मॉक ड्रिल के तहत जो ब्लैकआउट है वो भी पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा, ना सिर्फ शहरों में बल्कि गाँव के अंदर भी, क्योंकि एक एक जान काफ़ी कीमती है। और यही कारण है कि आप देखें कि गृह मंत्री लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं, लगातार बैठक भी कर रहे हैं, और आज जो गृह सचिव हैं वो भी बैठक करेंगे, और कल किस तरीके से इस पूरे मॉक ड्रिल को दिशा निर्देशित किया जाएगा, किस तरीके से इसको अमली जामा पहनाया जाएगा, ये तमाम तरह के जो दिशा निर्देश हैं वो गृह सचिव जो बैठक अभी से थोड़ी देर के बाद शुरू होने वाली है उसमें देंगे। तो आप देखें जो तनाव दोनों देशों के बीच में बना हुआ है, पाकिस्तान लगातार जिस तरीके से धमकी दे रहा है, जिस तरीके से अपनी बैलिस्टिक जो मिसाइल हैं उनका परीक्षण कर रहा है, उनके तमाम मंत्री जिस तरीके से उलझुल जो बातें हैं वो सामने रख रहे हैं, तो भारत भी अपनी तैयारियां किसी भी तरीके से कमतर नहीं आंकना चाहता। यही कारण है कि ये मॉक ड्रिल कल शुरू की जाएगी पूरे देश भर में। चलिए आपके पास वापस आएंगे, हमारे साथ विशाल भी बने हुए। विशाल, अगर सीधे तौर पर हम देखें तो ये जो मॉक ड्रिल है इससे पहले 1971 में इस तरीके की मॉक ड्रिल की गई थी और उस दौरान भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। क्या उस तरीके के संकेत अभी भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाए? क्या संकेत है? देखिए, इसका संकेत बिल्कुल साफ है कि अगर मॉक ड्रिल का अगर आदेश हुआ है और पूरे पैन इंडिया में हुआ है तो इसमें बिल्कुल साफ है कि 1971 की तैयारी, और पाकिस्तान को भी ये भी याद दिला देना कि पाकिस्तान कितनी ज़बरदस्त हार हुई थी, और वो जो तस्वीर जिसके अंदर पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल घुटने टेक रहे हैं हमारे सामने, वो भी पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता है भारत। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये सिर्फ सिविल डिफेंस के लिए नहीं हो रहा है। हमारे जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, हमारे जो संयंत्र हैं, एटॉमिक प्लांट्स हैं, और बाकी जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस हैं, उनको भी किस तरह से बचाया जाए, क्योंकि अटैक और डिफेंस दो तरीके का वॉर है ये। हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमने स्टेप्स लिए इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर, और अब ये अपने लोगों को तैयार करना। हमने अभी तक तैयारी की है किस तरह से हम अटैक करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे, लेकिन अब हम अपने लोगों को कैसे बचाएं, और लोगों को, क्योंकि 1971 के बाद दो पीढ़ियां निकल चुकी है, 54 साल हो गए हैं, ऐसे में लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को इसके लिए पूरा तैयार करना है। ना सिर्फ ये वनडे अफेयर नहीं है कि आपने मॉक ड्रिल करी और हो गया, इसके साथ ही लोगों को ट्रेन करना है, और इसलिए सिविल डिफेंस को इसके साथ जोड़ा जा रहा है। एनसीसी के कैडेट्स इसमें होंगे और तमाम स्कूल के बच्चे, उनको भी ये ट्रेन किया जाएगा कि कभी भी इस तरह की जब होती है बात तो आपको किस तरह से रिएक्ट करना है, क्योंकि मॉक ड्रिल जब भी हमला होता है वो दिन में जरूरी नहीं है, रात में भी हो सकता है, तो डे और नाइट दोनों तरह की मॉक ड्रिल होंगी। इसका थोड़ी देर में डिटेल हमारे पास आ जाएगी कि कहाँ किस तरह से इसका आयोजन करना है। ठीक है नीरज, अगर हम देखें तो कुल 244 जिले बताए जा रहे हैं जहां पर ये मॉक ड्रिल और रिहर्सल होता हुआ नजर आएगा हमें आने वाले कल, लेकिन इन 244 में क्या कुछ अभी तक महत्वपूर्ण जगहों के नाम अभी तक सामने आ पाए हैं? देखिए, बिल्कुल 244 जो ज़िले हैं जिनमें मॉक ड्रिल होगी, लेकिन आप देखें कि जो पाकिस्तान से सटे हुए खासतौर से जो ज़िले हैं और जो राज्य हैं वहाँ पर ज़्यादा फोकस रहेगा। आप चाहें जम्मू कश्मीर की बात करें, आप पंजाब है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, ये ऐसे इलाके हैं जो पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं, और वहाँ पर आप देखें कि लगातार पाकिस्तान की जो सेना है वो लगातार अपनी गतिविधियां हैं उन इलाकों में बढ़ा रही है। नीरज, आपको रोकना चाहेंगे, इसी बीच एस जयशंकर क्या कुछ करें, एक बार वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं। The Gulf and the rest of them are spread across other geographies, mostly developed economies. However, given the trends that I spoke about, the possibility of expanding that even in the near term is very serious. Bear in mind that we Indians have also developed by now
a strong history of employment exploration abroad. Obviously, we are not unique in this regard, but nevertheless, we are unusual in that this has been sustained over several generations to differing regions at various levels of skills. As a result, there is the techie, the entrepreneur, and the professional in the United States, the blue collar and the service provider in the Gulf, the self-employed and the agri sector in Europe and North America, as well as the scientists and researchers in so many other countries. Moreover, many global professions like seafaring, airlines, and the hospitality sector have already tapped into our human resources pool in a significant level. That there are so many students abroad is also a factor, as they often transition into jobs. Economies like Australia or Germany have seen a significant increase of working Indians in the last few years. Through migration and mobility partnerships, as well as specialized skilled workers agreements with 22 nations, we have created a pathway as well as a brand. Now, let me emphasize that these are not hypothetical possibilities or even prospects that are somewhere on the horizon. The need for talent abroad is a situation that is actually upon us today. Let me give you some concrete examples. Only yesterday, and the Japanese ambassador is sitting here before me, the Speaker of Japan was here to advocate an action plan that would create a concrete and predictable flow of Indian skills to his country. It would help take forward the SSW, the Specialized Skilled Workers Agreement, that we had concluded a few years ago. Let me give you another. Israel, as an example, where there is already a flow of workers in different domains. Mauritius has a similar demand and has concluded an understanding with us. Malaysia has opened up many more sectors to Indian skills, especially construction. We have been traditionally a source country for Singapore, and their requirement will upgrade even as their economy does. The German Chancellor was here last October, and he spoke of increasing the employment visas for Indians by 4x. My counterparts in Italy, and again I note the ambassador here before me, in Italy, in Spain, in Austria, and Greece, have all shown appetite to tap into our human resources pool as urgently and effectively as possible. This, I emphasize, is just the tip of the iceberg, and we must prepare for what is below the waterline. My short point is that there is a demand in the world, an availability in India, and the basic groundwork done to enable Indian talent to gain global access is there. Now, how well they do that and what will be the scale, I think that is up to us. Having just come from the Waves gathering in Mumbai, where the orange economy of culture, creativity, and identity was explored, I am tempted to continue this presentation with a further metaphor of colors. So let me start with the green and the brown economies, with their associated infrastructure as a good place to begin. They will clearly coexist for some time to come, but each will become smarter and infuse newer technologies. They will require a wide spectrum of talent that will grow both in size and complexity. We have already witnessed in the Gulf increasing demand for such human resources. I should add, by the way of example, that today, if one looks as to where Indian nationals live and work, the two largest economies are not the US and UK as people typically think. They are actually UAE and Saudi Arabia. That there is an infrastructure surge in India adds to the experience and capabilities of our corporates and of our personnel. In some sectors like renewable energy, water or power transmission, our people are already securing openings by their track record at home.
तो ग्लोबल एक्सेस टू टैलेंट फ्रॉम इंडिया फाउंडेशन का शुभारंभ आज किया गया, जिसको संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नजर आए। इसी बीच न्यूज पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वाद और सेहत के लिए कच्ची घानी तेल का बैलेंस मात्रा में इस्तेमाल करें। मैंने तो तय कर लिया, अब आपकी बारी है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज पंच में। आगे बढ़ते हुए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी ये महत्वपूर्ण खबर, जहां इजराइल और यमन के बीच अब भीषण युद्ध शुरू हो चुका है। रविवार को हूतियों ने इजराइल के प्रमुख एयरपोर्ट पर हमला किया था, जिस पर इजराइल ने कहा था कि वो जल्द ही हूतियों का विनाश कर देगा, और ये अब शुरू भी हो चुका है। इजरायली सेना ने यमन पर बहुत बड़ा हवाई हमला किया है, और ये हमला इतना भीषण था कि सैकड़ों मीटर ऊपर तक आग की जो लपटें हैं वो उठती हुई नजर आई है तस्वीरों में। आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स के इस हमले ने यमन की धरती सिहर उठी और आसमान भी थर्रा गया। इजरायली सेना ने यमन के होदेदा शहर पर एक साथ 50 से ज्यादा शक्तिशाली इजरायली बम बरसाए हैं। करेंगे इस पर भीषण युद्ध पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जो दर्शाती है कि ये युद्ध अब कितना भीषण हो चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये दो तस्वीरें। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं हूती की तरफ से जब इजराइल पर सबसे पहले हमला किया गया, पहली तस्वीर वो है जब हूती ने हमला किया था। और वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि जब इजराइल की तरफ से इसका पलटवार किया गया, इजराइल ने अब जो हमला किया है उसकी तस्वीर। तो इन दोनों ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हूतियों ने हमला किया था रविवार को, जिसका जवाब अब इजराइल देता हुआ नजर आ रहा है, और बमबारी ये शुरू हो चुकी है। और ये दोनों तस्वीरें वहां की स्थिति सीधे तौर पर बयां कर रही है कि ये युद्ध जो है कितना भीषण रूप अब ले चुका है। तो ये दोनों तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि आखिर क्या कुछ इजराइल की तरफ से स्ट्राइक इस वक्त नजर आ रही है, इजराइल की तरफ से क्या कुछ अलर्ट है, एक बार वो भी नजर डालते हैं। यमन के हुदैदा पर इजराइल की तरफ से जबरदस्त बमबारी ये की गई है, एक साथ कई सारे बमबारी वहां पर की गई है, और इसके साथ ही हूती मिसाइल हमले के 24 घंटे के भीतर ही ये जवाबी कार्रवाई इजराइल ने की है, क्योंकि रविवार को ये हमला किया था हूतियों ने इजराइल के ऊपर, और अब इजराइल ने इसका पलटवार किया है। 2000 किलोमीटर दूर से फाइटर जेट्स का सीधा वार इस दौरान नजर आया। इसके साथ ही आपको बता दें कि हूती ठिकाने भी खाक हुए हैं, बंदरगाह जो वहां पर है वो भी हिलता हुआ नजर आया। हवाई हमलों से, जो हवाई हमले इजराइल ने किए उससे भी हूती जो है वो थर्रा गया। 20 फाइटर जेट्स ने 2000 किलोमीटर दूर से ये हमला किया था। सोचिए 2000 किलोमीटर दूर से जब ये हमला किया गया तो वहां की स्थिति क्या बनी होगी। इजराइल डिफेंस फोर्स की ताकत दिखती हुई भी नजर आई है, लेकिन इसके साथ ही हूती को इजराइल की तरफ से सीधा संदेश इस वक्त दे दिया गया है कि अगर मिसाइल चलाओगे तो बम झेलने के लिए भी आप तैयार रहें, ये मैसेज दिया गया है। इजराइल ने हूती के आतंकी की कमर इस वक्त तोड़ दी है सीधे तौर पर, क्योंकि ये जो युद्ध है ये पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। हूती इकोनॉमी पर भी बड़ा वार इस वक्त नजर आएगा। इजराइल ने ये कमर तोड़ी है, और ईरानी हथियारों की जो सप्लाई है उस पर भी इस वक्त रोक लगा दी गई है। सुरंगें बनाने वाली फैक्ट्रियां जो है उनको उड़ा दिया गया है, और हूती की तरफ से दावा है कि इस हमले में अमेरिका का भी हाथ है इजराइल के साथ। हूतियों की तरफ से ये दावा इस वक्त किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो इजराइल किस तरीके से तैयार है, क्योंकि अलर्ट पर तो इजराइल है ही, लेकिन साथ ही गाजा पर कब्जे की भी तैयारी पूरी तौर पर की जा रही है। इजराइल की कैबिनेट ने हमले की जो पूरी प्लानिंग है वो इस वक्त पास कर दी है, सबको बता दिया है कि क्या किस तरीके से ये प्लानिंग रहेगी, क्या हमला रहेगा। हमास पर दबाव बनाने के लिए सैन्य अभियान भी इस वक्त तेज हो चुका है। हमास के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर बंधकों को छुड़ाना ये प्रमुख लक्ष्य है, और साथ ही हमास का विनाश ये लक्ष्य है इस वक्त इजराइल का। हजारों रिजर्व सैनिकों को मोर्चे पर बुला लिया गया है, यानी कि सेना इस वक्त पूरी तरह से
तैयार है। कब्जे वाले क्षेत्रों पर कंट्रोल बनाए रखने की रणनीति इस वक्त इजराइल की तरफ से बनाई गई है। गाजा की अगर हम बात करें तो गाजा में इस वक्त जो लोग वहां पर रह रहे हैं वो भूखमरी का संकट वहां पर नजर आ रहा है। वहां पर लोग काफी परेशान हैं। इसके और नेतन्याहू ने सीधे तौर पर ये संकेत दे दिए कि जो भी लोग गाजा छोड़ना चाहते हैं उन्हें वहां से निकाला जाएगा। ये बात इजराइल की तरफ से कही गई है। नेतन्याहू ने इस बात को कहा है, लेकिन अब ऐसे में देखना होगा कि ये युद्ध और आगे कितना जाता है। इसके साथ ही क्या अब ये माना जाए कि रविवार को जो हमला किया था उस हमले के तौर पर अगर हम देखें तो हूती ने क्या अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मार ली? क्योंकि हूती विद्रोहियों ने जब रविवार को ये हमला किया था तो बैलिस्टिक मिसाइल रविवार को हूतियों ने इजराइल पर यह हमला किया था और इस हमले के बाद में अब ये जवाबी हमला किया जा रहा है। मिसाइल जो है उस दौरान बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास गिरी थी और एयरपोर्ट का संचालन 1 घंटे के लिए ठप रहा था। 30 लाख लोगों ने शेल्टर में सहारा लिया था उस दौरान। लेकिन सवाल वहां पर यह उठता है कि इजराइल का जो एरो और अमेरिका का थार्ड सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं फेल साबित हुआ है। फिलहाल अब देखना होगा कि इजराइल की तरफ से जो ये बमबारी की गई है उसका क्या कुछ असर जमीनी स्तर पर पड़ता हुआ नजर आएगा। क्या जो बंधक हैं उन बंधकों को वापसी होती है या नहीं, इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।